सो रोलिंग मोशन का मतलब यह है कि कोई चीज़ गोल घूम रही है, ठीक है। जैसे कि व्हील्स, गाड़ी के जो हमारे पहिए होते हैं वो भी एक रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे डिस्क घूम रही है, ये भी रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या एजम्पशन लिया है कि डिस्क रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रही। अब स्लिप करना क्या होता है, जैसे केले का छिलका होता है ना, केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है हमारा, तो वो स्लिपिंग हो गया, यानी स्लिप कर गए हम जो है, ठीक है। तो इस केस में क्या हम ले रहे हैं कि जो डिस्क है विदाउट स्लिपिंग वो मूव कर रही है, ठीक है। इसका मतलब एक और है स्लिपिंग का कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉटम ऑफ द डिस्क, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, is at rest on the surface. मतलब किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हमने लिया है, ये वो पॉइंट है जो कि मोमेंट्री रेस्ट पर आ रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो वो रेस्ट पर है, ठीक है। सो दैट पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस इज एट रेस्ट ऑन द सर्फेस, ठीक है। अब इसको और एक्सप्लेन करता हूं। तो रोलिंग मोशन जो होता है स्टूडेंट, वो रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन को कहते हैं। इसको कहते हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हम मोशन देखेंगे किसका, सेंटर ऑफ मास का। जैसे मान लो कि ये बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो इसमें रोलिंग भी हो रहा है और रोलिंग भी हो रहा है इसमें, और साथ में रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। तो ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है, ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका सेंटर, अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, ओमेगा हम क्यों लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है ये। तो इस तरीके से अगर ये घूम रहा है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये मैंने एक बॉडी बनाई हुई है, इस पर अलग अलग मैंने पॉइंट्स ले लिए, जैसे कि ये पॉइंट को मैंने P1 ले लिया है, ये पॉइंट को मैंने C ले लिया है, ये पॉइंट को मैंने P0 ले लिया है, ठीक है। इस पॉइंट को P0 ले लिया, इसको C ले लिया, इसको P1 ले लिया है, और ये ओमेगा ले लिया मैंने। ओमेगा ये इस तरीके से मूव कर रहा है वापस, ठीक है, ओमेगा ले लिया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर है, वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, यानी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। प्योर ट्रांसलेटरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। फिर V का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, पहले बता चुका हूँ। और इसकी जो वेलोसिटी होगी आर की, ये जो आर की जो वेलोसिटी होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगी। जैसे मान लो ये रेडियस है ना, देखो ये, इस पॉइंट को अगर मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ऐसे कॉम्पोनेंट्स का यहाँ पे भी बना सकता हूँ ना, तो ये पूरा रेडियस बन जाएगा, ठीक है। सो वी आर इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया, सी पी, परपेंडिकुलर किसके हो गया, CP2 के। यानी अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर हैं बच्चे, अलग अलग पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो इससे हम क्या करें, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं इस रोटेशन का। तो ये VZ जो होगा लाइन P0 P2 के होगा परपेंडिकुलर, ये P0 हो गया, ये P2 हो गया। यानी अगर VZ बनाता हूं तो देखो यहाँ पे V0 भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। P0 P2 के परपेंडिकुलर VZ हो जाएगा, ये VZ है, ठीक है। ऐसे अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन क्या निकला, मेन कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम क्या ले लेंगे, 2VCM ले लेंगे, ठीक है। ऑफ पॉइंट P1 एट द टॉप ऑफ द डिस्क V1 इज 2V सेंटीमीटर। V सेंटीमीटर नहीं है, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें बस हम यही देख रहे हैं कि जब बॉडी रोलिंग करती है विदाउट स्लिपिंग तो उसमें दो मोशन हो रहे होते हैं, एक तो यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, यानी इसको हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास वाला हो गया, ठीक। और ये अलग अलग पॉइंट्स पे भी मोशन हो रहे होते हैं, पूरी व्हील जो घूम रही होती है, तो ठीक है। इससे अब हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मोशन। तो ये सब जो छोटा छोटा बेसिक बताया गया, ये इसलिए बताया गया ताकि आप ये समझ पाएं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है। ये करवा देता हूं।
सर एक डाउट है छोटा सा। हाँ पूछो बेटा। कि सर जैसे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं जाओगे तो इसका रोलिंग करवा रहे तो हम डिस्क का ही लेंगे हमेशा। हाँ डिस्क हमने यहाँ पे तो डिस्क के लिए देखा, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमने डिस्क माना हुआ है, सॉलिड डिस्क माना हुआ है, और वो विदाउट स्लिपिंग है, उसको ही हमने लिया हुआ है। ठीक है। तो अगर स्लिप करता है तब भी दोनों होता है, फिर सिर्फ एक ही होता है तब भी। नहीं नहीं नहीं, स्लिप हमने तो क्या एजम्पशन लिया, जो एजम्पशन लिया उसके हिसाब से ही करोगे ना। विदाउट स्लिपिंग लिया हमने, स्लिप का केस फिर अलग हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन जो है, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो ट्रांसलेशन मोशन जो हो रहा है सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग, और एक जो रोटेशन हो रहा है। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर जो लेंगे, जो ट्रांसलेशन वाली लेंगे, उसमें हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, mv²/2। ठीक है, जिसमें v क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा बच्चे। ठीक है। और दूसरा जो देखेंगे वो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास व्हील का लाई कर रहा है। जैसे मान लो ये व्हील है, इसका मोशन यहाँ पर हो रहा है। सो पूरी की पूरी बॉडी इसी के अलाउंग तो घूम रही है, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ही तो घूम रही है, क्योंकि सारी सिमेट्री तो यहीं पर ही है, इसके सेंटर पे ही है कि नहीं। ये सारा तो इधर ही घूम रहा है ना। तो एक काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ पे ओमेगा भी लेंगे, यानी कि हम, मैंने आपको बताया था पहले रोटेशन एनालॉग जब समझाया था कि मास का एनालॉग क्या होता है, आई होता है, और वी का एनालॉग क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला होता था 1/2 mv², उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k = 1/2 I ω²। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर I ω² लिख लिया। ये वाला जो है बच्चे, ये ट्रांसलेशन वाला है, और ये वाला जो बच्चे है वो रोटेशन वाला है। ओके। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, ऐसा मान लो सपोज करो कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपने एक बार डिस्क को फेंका, ये आपके पास डिस्क है। ठीक है। फिर आपने एक बार रिंग लिया। ठीक है, रिंग ले लिया आपने, फिर आपने स्फीयर ले लिया। ठीक है, ये स्फीयर ले लिया। ठीक। तो डिस्क के केस में, रिंग के केस में, स्फीयर के केस में, ठीक है, इन तीनों में ही आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, रोलिंग वाली जो है। क्लियर है। तो अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट जोड़ लेते हैं कि अगर मान लो हमारा फॉर्मूला ये था 1/2 I ω², 1/2 mv/cm का स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी यूज कर लूं, ये भी पहले सिखा चुका हूं, I = क्या होता है, m²। इसको लिख देता हूं यहां पे। और ओमेगा क्या होता है, v/r, या v = r ओमेगा होता है। सो k को क्या लिखूंगा मैं, 1/2, I की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, m², ओमेगा की जगह पे क्या लिखूंगा, v/r। ठीक है। और दोनों में ही आपको सेंटर ऑफ मास जरूर लिखना है, और यहां पर तो था ही 1/2 mv/cm का स्क्वायर। ठीक है। सो जो k की वैल्यू है, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, m और v कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 m और v सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पर क्या बचेगा, 1 + k²/r²। ठीक है, 1 + k²/r²। अंडरस्टूड। 1 + k²/r²। तो ये मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैंने पीछे लिख लिया, इसको मैंने पहले लिख दिया। तो ये आपके पास एक जनरल बन जाएगी, और ये आपको अप्लाई होगी किसमें, सिलेंडर में, रिंग में, स्फीयर में, डिस्क में। यानी ये इक्वेशन, अगर मैं इसको बोलूं कि, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी निकालनी है किसी बॉडी की मुझे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2k/m 1 + k² r²। ये भी निकाल सकते हो।
सो 2k अपॉन m इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ठीक है, दिस के लिए, डिस्क के लिए वैलिड है, सिलेंडर के लिए वैलिड है, रिंग के लिए वैलिड है, या स्फेयर के लिए वैलिड है। डिस्क के लिए वैलिड है, सिलेंडर के लिए वैलिड है, रिंग के लिए वैलिड है, स्फेयर के लिए वैलिड। ठीक है, आप इसी टॉपिक पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.16 वो सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.16 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 बॉडीज़ हैं हमारे पास, रिंग है, सॉलिड है, सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फेयर है, जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन से विदाउट स्लिपिंग। देखो कंडीशन क्या बोली है, विदाउट स्लिपिंग, तो यानी कि ये रोलिंग की कंडीशन हो गई। ठीक है बच्चे, तो रोलिंग में दोनों चीज़ हमें देखनी है। क्या देखना है? एक तो ट्रांसलेशन देखना है हमें, और एक हमें क्या देखना है, रोटेशन देखना है। दोनों चीज़ देखनी है, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला हुआ है। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यू की वैल्यू क्या लूँगा मैं, 0 लूँगा। ठीक, तो कह रहा है रिंग में, सॉलिड में या सिलेंडर, या सॉलिड सिलेंडर में और सॉलिड स्फीयर में, तीनों में से पहले कौन जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे लगाओगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे, कोई भी मास अगर मैं ले रहा हूँ तो mgh लिखना पड़ेगा मुझे, और पोटेंशियल एनर्जी को अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दूं, कंजर्वेशन लगा दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, mgh। ठीक है, और अभी मैंने पीछे क्या डिराइव करा था, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला डिराइव करा था, 1/2 mv स्क्वायर 1 + k²/r², यही करा था डिराइव, है ना? तो इससे मास से मास कट जाएगा। ये इक्वेशन मैंने डिराइव करी थी, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के क्या लिखूंगा मैं, 1/2 mv स्क्वायर 1 + k²/r², जिसमें कि k क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मास को उड़ा दिया हमने, तो जो वेलोसिटी होगी यहां पे वो कितना हो जाएगा, (2gh अपॉन 1 + k²/r² आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हम सबसे पहला केस लेते हैं, रिंग का लेते हैं केस, तो यानी हम वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं, रिंग की निकाल रहे हैं। स्क्वायर कर दिया हमने। भाई हाइट तो तीनों में केस में सेम रहेगी, क्योंकि तीनों ही चीज़ें जो है एक सेम हाइट से फेंकी गई, एक समान हाइट से फेंकी गई हैं, है ना? चाहे रिंग हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता था रिंग का, आई इक्वल टू किसके इक्वल होता था, mr² होता था। नहीं, रिंग का अगर मान लो सेंटर से मूव कर रही है तो क्या होगा, mr² यहाँ से, इस केस के लिए। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या होता था, mk²। यहाँ सेंटर से रोटेट करने के, मैंने क्या बोला, हमेशा सेंटर से देखना आपको, ये सेंटर से रोटेट कर रहा है ना, यहाँ से देखना आपको, सेंटर से। ठीक, ये बॉल घूमेगा, तो अभी मैंने क्या, सारा हमारा जो डिस्कशन है वो केवल इसी पे है कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से घूमेगा। तो ये वाला वेलोसिटी किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हो रही थी ना, यहाँ पर है ना इसका सेंटर ऑफ मास, तो यही वाला लेना पड़ेगा ना। तो अब इन दोनों को अगर मैंने कॉमन कर लिया, mk² = mr², तो मेरे पास k² की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r²। और k क्या था यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। k क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 + r² अपॉन r², ये कट जाएगा। सब कुछ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2gh अपॉन 2। तो यानी रिंग की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी केवल gh। ठीक है,
अब इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरे भी आप लोग खुद निकालो, जैसे वी निकालना हमें, स्फेयर का निकालना है ना। तो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से है, सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जा रही है, उसका फॉर्मूला है 2/5 mr², ठीक है। और जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जो है, ये सॉलिड स्फेयर है बच्चों, ठीक है, सॉलिड स्फेयर। और सॉलिड सिलेंडर जो है, सॉलिड सिलेंडर अगर सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें, यानी सेंट्रल लाइन देखें, अगर हम इसकी ये वाली सेंट्रल लाइन देखें, तो ये mr² के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है? mr² के इक्वल है। अंडरस्टूड? सो ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो अब जरा इसके लिए ट्राई करो फटाफट अपनी कॉपी में, फिर से सब कुछ वही पहले की तरह लिखेंगे। जैसे मान लो सॉलिड स्फीयर का निकालता हूँ, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, सर सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 नहीं होता? नहीं, अच्छा ये मैंने हॉलो का ले लिया है। हाँ, सॉलिड का mr²/2 होता है बेटा, ठीक है। हॉलो का होता है तुम्हारा, हॉलो जो होगा ना यहाँ से, तो हॉलो में क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि खाली रहेगा, यहाँ पे हॉलो रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 होगा, बिल्कुल ठीक है। सो सॉलिड स्फीयर को अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा v², एस लिख देता हूँ उसको, 2gh 1 + k²/r², ठीक है। तो इसका अगर हम निकालेंगे, आई इसका निकालेंगे, तो mk² को इसके साथ 2/5 mr² के साथ आप लिख लोगे। ये i = mk² भी लिख सकता हूँ मैं, और i = 2/5 mr² भी लिख सकता हूँ। m से m कट गया, k² की वैल्यू क्या आ गई? k² की वैल्यू क्या आ गई? 2r²/5 आ गई, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, v²s.s। सो सॉलिड स्फीयर का जो आंसर आएगा, सब कुछ पहले की तरह करके r से r कट जाएगा, ये i की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है, k की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे k² = 2/5 mr², इसको यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सॉलिड सिलेंडर में भी निकलेगा, m से m कट जाएगा, k² की वैल्यू क्या आ जाएगी? r²/2 आ जाएगी। तो फॉर्मूले में यहाँ पे हमने r²/2 पुट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है आएगा 4gh/3, ठीक है। ये हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर जो है। तो अब तीनों को कंपेयर अगर करें तो देखने से ही पता लग रहा है, v² जो है एक में gh है, एक में 4/3 gh है, और एक में 10/7 gh है। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1.1 के लगभग आएगा। यहाँ पे आएगा 7 × 7 1 और 1.4, तो यानी कि नंबर 1 पे ये है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। और नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे ये है। सबसे पहले ये गिरेगा, ठीक, यानी सॉलिड स्फीयर सबसे पहले गिरेगा। सेकंड नंबर पे सिलेंडर गिरेगा, और थर्ड नंबर पे रिंग गिरेगी।